रौनक टाइम्स में आपका खैर मकदम है। जी नाजरीन, हमारे साथ वाले एक सीनियर लीडर हैं, अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और साबिक एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद साहब हैं। कुछ सियासी तौर पे ये जो यूटी जैंड के है, हाल ही में इमरान रज़ा अंसारी का एक बयान सामने आया है पीएजीडी के मुतल्लिक। तो जैसे कि हमको याद है, कुछ दिन पहले हमने आपसे बात की थी किसी और मसले के मुतल्लिक। आपने कहा था ये पीएजीडी ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, बहुत जल्द ऐसे बयान सामने आएंगे। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत ही बदकिस्मती है हमारी कौम की, जिस तरीके से हमें धोखा किया जा रहा है। कश्मीरी अवाम और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर यूटी के रहने वाले लोगों के साथ सफाई से ये धोखा कर रहे हैं। अब झूठ सच की पॉलिटिक्स गई कहाँ है? अब भी ये सबक नहीं सीख रहे हैं कि हमको जम्मू कश्मीर के अवाम को सच बोलना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं, इमरान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे के खिलाफ हमने कैंडिडेट उठाया, हमारी नेक नीति पर मबनी नहीं था। हम तो शुरू से कह रहे थे ये नेक नीति पर मबनी फोरम नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कोई जो पॉलिटिकल पार्टी जमा हुई, ये किसी इनके पास कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है। जैसे वो 370 का ढिंढोरा पीट रहे थे, रेफरेंडम का ढिंढोरा पीट रहे थे, हम ये शुरू से कह रहे हैं ये इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब तक ये इलेक्शन हुआ तब तक तो इनकी साख ख़त्म हुई थी। ना पीडीपी नज़र आ रहा था, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो इनके साथ मिली हुई है। अचानक उन्होंने ऐसे कर दिया, जज्बात में आके लोगों को अपना बहकावे में लाया है। और उसमें भी एक दूसरे के ऊपर उनकी नेक नीति नहीं थी। जब इनके पास इनके फोरम में नेक नीति है तो इनको मिलने का क्या तुक बनता था? हम शुरू से कह रहे थे मेहरबानी करके आप आवाम के साथ, आवाम के हमदर्द रहिए, आवाम के गमखार रहिए। और आज इमरान साहब ने इसका खुलासा कर दिया है और हमारी बात को सही करार दिया। आप जानते हैं कि हमने कहा कि बांडीपुरा में भी ऐसा हुआ। बांडीपुरा में भी उनने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उठाए हैं, किसी और को कहीं और को फ़ायदा देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उठाए। यहाँ इनका तो कोई ऐसा ये नहीं था, दिल में कोई प्यार मोहब्बत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए नहीं था। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो पार्टी बनी है, ये जो जिसको हम ये गुपकार अलायंस कह रहे हैं, ये सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरह, जैसे 92 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, वो मुख्तलिफ पार्टियाँ जमा होकर उन्होंने एक अलायंस बनाई है जिसका नाम उनने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दिया है। आप समझते हैं कि आज के दिन में क्या पता, उनको तो यही साबित हो रहा है कि वो इक़्तिदार की लड़ाई के लिए निकले थे, न कि उनके पास कोई जम्मू कश्मीर के आवाम, खासकर कश्मीर के लिए कोई प्रोग्राम था। वो तो आज एक बात साबित हो रही, सच साबित हो रही है। वही हाल इनका है। अगर अलायंस में कोई है वो हमारी पार्टी, अपनी पार्टी है। हम मुख्तलिफ पार्टियों से निकल के हमने अलायंस किए, एक पार्टी बनाई जिसको अपनी पार्टी प्रोग्राम नाम है, उसका एक ठोस प्रोग्राम है। और हमने आवाम को सच बोला। हमने कहा कि 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजरा कि हमारे लोगों के कान झूठ से भर गए हैं। पहली बार हमने शुरुआत किया, हमने सच्ची पॉलिटिक्स की और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इनको आज भी लोगों को धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा लोगों के साथ हुआ। जो 370 का ढिंढोरा पीट रहे थे, जो रेफरेंडम का ढिंढोरा पीट रहे थे, आज कहाँ गए? वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में? आज उनकी हालत क्या है? आज उनको आवाम याद नहीं आ रहा। ये उसी वक्त याद आ रहा था जब इलेक्शन था, जब उनकी कुर्सी खतरे में थी। उन्होंने अपने साख को बचाने के लिए यही किया है। आज तो सब अलग अलग अपने गीत गा रहे हैं, अपने राग लाप रहे हैं। तो मेरे यही कहने का मकसद है कि ये भोंडा तो फटना ही था, ये फट गया। आवाम के सामने अब इनका कच्चा छटा आ गया। अब शायद ही मुझे लग रहा है धोखे में आवाम आ जाएगी आगे, लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के आवाम का, खासकर कश्मीर के आवाम को सोचना पड़ेगा कि आगे हमारे लिए सही क्या है। हमारे साथ हमारे लिए किसके पास प्रोग्राम है जो रियासत को आगे, इस यूटी को आगे ले जाए। हमारे पास इतने चैलेंज हैं यहाँ, हमारे पास इतनी परेशानियाँ हैं, हमारे पास एक एक चीज़ जा रहा है, क्या हमारे पास रह रहा है? क्या इसकी फिक्र किसी को नहीं है? आपने एक एक चीज़ जानने का जिक्र किया, उसी हवाले से हम बात करेंगे। हाल ही में एक आर्डर आया है सेंटर की जानिब से कि केएस एग्ज़ाम के लिए जो पहले एज थी, जो एज लिमिट था वो 37 साल था, अब उसमें 5 साल कम किया। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और यहाँ जो हालात हैं उनके पेश नज़र क्या हालात पड़ेगा यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं? मेरा तो इसमें बारे में ये क्लियर राय है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं करना चाहिए था। देखो, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो
ये हमारे पास यही एक रोज़गार है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रियल कोई वो नहीं है जहाँ से हम अपने नौजवानों को कमाने में रोज़गार कमाने में लगा लेते। लेकिन यहाँ पर एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो अगर कोई पढ़ा लिखा जिसको नौकरी मिले और वो उस तरीके से सर्व करे। ख़ासकर हमारा जो केएस काडर था वो जो ख़त्म किया उन्होंने, उसका तो बड़ा अफसोस है, नहीं करना चाहिए था इसको, तो उन्होंने यूटी में कर दिया है। और ये भी एक अब तो क्वालिफाई करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। एक साल से तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, और अगर इंटरनेट होता था तो जहाँ कोई कुछ गड़बड़ होता था वो हफ्ते भर इंटरनेट डाउन रहता था। कहाँ से लोग इतनी पढ़ाई करेंगे जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है। आप जानते हैं कि नामुनासिब हालात की वजह से यहाँ एक साल या इससे पहले भी ये बच्चों को स्कूल तो मेरे ख्याल में कभी 2-2 महीने के बाद भी गए। अभी तो नहीं लगा कि लास्ट ईयर से जब से ये कोविड या इससे पहले एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारे स्कूल कॉलेज खुले हैं, जहाँ से हम कहेंगे कि बच्चे हमारी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हुई है, 3-3 साल से 4-4 साल से इनको डिग्री हासिल नहीं हो रही। तो आप उनको एज रिलैक्सेशन नहीं कर दो, तेरी सुप्रीम में नहीं ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर होम मिनिस्टर साहब इस पे थोड़ा सा रहम करें और इस आर्डर को बदल दें। एक और उससे मज़बूत कदम ही कहा जा सकता है, वो ये है कि हाल ही में एक इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया गया है। एक अच्छा खासा पैकेज है। आपसे ये जानना चाहेंगे जो मौजूदा यहाँ पे हालात है, सियासी हालात है वगैरह, आप मिनिस्टर भी रहे हैं और आपको बड़ा तजुर्बा है इस सिलसिले में, इन हालात में क्या आवाम तक या जिनको वो जो उसके लिए डिज़र्व करते हैं वो पहुँच जाएगा क्या? देखिए, जो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा कर रही है उसको हम बाज़ाब्ता सराहेंगे और तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आज हमने सच और झूठ को झूठ बोलना है। एक है, दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियल पैकेज को अच्छे निगाह से देख रहे हैं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ नामुनासिब हालात की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं, वह वर्स्ट विक्टिम ये इनकी वो रहे हैं। और इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पैकेज दिया है जिसका खूब इस्तेमाल करके हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ को, हम बिज़नेस को रिवाइव कर सकते हैं और इससे हमारी इकानमी इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सही तरीके से इस्तेमाल होके सही तरीके से यहाँ, इससे ये भी हो सकता है कि हमारा रोज़गार के साधन बढ़ सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार में लोग लगें जो जिससे रोज़गार लोग कमाएं, क्योंकि उसमें 10 आदमी एडजस्ट होते हैं। छोटे कोई यूनिट कोई खोले या बड़े इंडस्ट्री खोले, या वो यूनिट्स जो हमारे बंद पड़े हुए हैं नामुनासिब हालात की वजह से, वो अगर शुरू हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा स्टेट में। और इसको हम अच्छी नज़र से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असर अच्छा पड़ेगा। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये थे हमारे साथ उस्मान मजीद, जो कि साबिक एमएलए बांडीपोरा है और इस वक्त अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमने चंद एक इशूज़ पे उनसे बात की सियासी हवाले से, जो अभी एक बयान आया है PAGD के मुतल्लिक, और इसके अलावा जो सेंटर से कुछ 1-2 चीज़ें आई, इन्होंने उसकी सराहना भी की। जो मस्बत इक़दाम है, जैसे कि पैकेज के बारे में इन्होंने उसकी काफ़ी सराहना की। और जो ऑर्डर आया है KS या ऐसे दूसरे एग्ज़ाम के मुतल्लिक, जिसमें एज को अब कम किया गया है, बताए कि उससे क्या मनफी पहलू निकल सकते हैं, कश्मीर पे क्या असर पड़ेगा या जो यहाँ के नौजवान हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। यानी दोनों चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया। रौनक टाइम्स के लिए एजाज़ नाज़ की, बांडीपोरा से।